टारगेट बैच एक्चुअली एक फ्रेश सेट ऑफ क्वेश्चंस, कोई भी आपका वीक टॉपिक हो तो। और टारगेट बैच का इन जनरल भी जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है बहुत अच्छा है। मतलब जो डिफिकल्टी लेवल है, जैसे इजी मैं स्किप कर दिया था क्योंकि मेरा ऑलरेडी ठीक ठाक प्रिपरेशन था, तो इजी में स्किप कर देता था। मैं डायरेक्ट मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस की मैक्सिमम 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन जो वीक टॉपिक्स के थे उनको सॉल्व करता था। कौन से आपके वीक चैप्टर से हम जानना चाहते हैं, क्योंकि जब मेरा आपके 710 मेनली नंबर आए। हाँ। फिजिक्स में जैसे रोटेशन में क्या था कि मैं उसको अंडरस्टैंड बहुत करने की कोशिश करता था, बट कुछ टॉपिक्स मतलब नहीं समझ आते थे, तो थोड़ा सा उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है। या रोटेशन के अलावा और बताओ, और कौन से चैप्टर थे फिजिक्स के? वेव्स वेव्स में थोड़ा सा इमेजिनिंग में मुझे दिक्कत होती थी। तो आर्यन, आपको टारगेट बैच इतना अच्छा लगा कि आपने अपनी सिस्टर को दिला दिया क्लास 11 के अंदर, वो 2 साल पूरे टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगी। यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल स्टेट इंपॉर्टेंट है, सॉलिड लिक्विड गैस। बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन है कि वाटर, क्योंकि अगर बाय प्रोडक्ट गलत कर दिया तो बैलेंसिंग गलत हो जाती है रिएक्शन, क्योंकि आप करेक्ट। सारा बैलेंसिंग नहीं याद कर सकते, तो कुछ आपको वहीं पे करना भी पड़ेगा, तो बाय प्रोडक्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही याद होना। और रिएक्शन कंडीशंस हो गए, टेम्परेचर, प्रेशर, डिफ्यूज सनलाइट, यूवी लाइट, ये सारी चीजें। आर्यन, स्टूडेंट्स जो ये इंटरव्यू देखेंगे कहेंगे भैया ने जेई मेंस के क्वेश्चन किए, जेई मेंस के क्वेश्चन करके 710 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 7 आ जाता है। दैट इज नॉट द रियलिटी, राइट? नहीं, रियलिटी वो ये मतलब है। आपको एक प्रॉपर बेस बनाना पड़ेगा। जेई मेन से आप लाइक डायरेक्ट जंप करके उसको नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ आर्यन दुबे हैं। आर्यन दुबे की रैंक है 7 और आर्यन दुबे का स्कोर है 710। जबरदस्त बिजी थे, खूब सारे लोग इनको इंटरव्यू कर रहे थे और फाइनली ये पकड़ में आ गए हैं और इनका हम लोग इंटरव्यू करें। तो आर्यन, सबसे पहले ये बताइए कैसा लग रहा है? दुखी हो कि आपके ऊपर 6 लोग हैं? नहीं मतलब मैं तो प्राउड हूँ कि मैं अपना मैक्सिमम जितना कर सकता था मैंने कर लिया, मतलब क्योंकि ठीक है। एट द एंड तो सेकंड वाला भी सोचेगा कि मेरा फर्स्ट आया था, तो उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है मतलब। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सही बात है। तब ये बताइए आर्यन कि आपने तैयारी कैसे की? आपने आकाश के अंदर कोचिंग की और आपने एंड हम्म। की तरफ लास्ट के 6 मंथ्स में टारगेट बैच ज्वाइन किया, तो यस। आपका कोचिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? टीचर ने काफी मेहनत की आपके साथ? यस, सब हमारे प्रॉपर जैसे एक्स्ट्रा टेस्ट होते थे लास्ट 3 मंथ्स में, हमारे एवरीडे हमारे टेस्ट होते थे। ठीक है। तो मुझे एक चीज बताइए, आपको टारगेट बैच के बारे में आर्यन राज सिंह से पता चला? वो भी हाँ, सेम स्कूल सेम बनारस। कोचिंग था, तो उसी से मतलब वो हो गया एक, मतलब वो काइंड ऑफ आइडियल ही थे मेरे लिए, क्योंकि नाम सेम है, स्कूल सेम है, कोचिंग सेम है, तो। वो भी आकाश में थे? हाँ, वो भी आकाश, सेम सेंटर थे, सेम स्कूल के थे और सेम नाम है। और वो भी एमएसएलई में और आप भी एमएसएलई में होने वाले हो, तो आपको अच्छे खासे रिसोर्सेज अवेलेबल होते होंगे। हम्म। जनरली जो बड़े कोचिंग्स होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि दीज किड्स आर डूइंग रियली वेल, दे वर्क वेरी हार्ड ऑन देम, सारे रिसोर्सेज, सारे बेस्ट टीचर्स, सब कुछ उनको अवेलेबल हो जाता है। उसके बावजूद आपने लास्ट के 6 महीने के लिए टारगेट बैच ज्वाइन किया, उसका पर्पस क्या था? टारगेट बैच एक्चुअली एक फ्रेश सेट ऑफ क्वेश्चंस, कोई भी आपका वीक टॉपिक हो तो। और टारगेट बैच का इन जनरल भी जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है बहुत अच्छा है। मतलब जो डिफिकल्टी लेवल है, जैसे इजी मैं स्किप कर दिया था क्योंकि मेरा ऑलरेडी ठीक ठाक प्रिपरेशन था, तो इजी में स्किप कर देता था। मैं डायरेक्ट मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस की मैक्सिमम 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन जो वीक टॉपिक्स के थे उनको सॉल्व करता था। कौन से आपके वीक चैप्टर से हम जानना चाहते हैं, क्योंकि जब मेरा आपके 710 मेनली नंबर आए। हाँ। फिजिक्स में जैसे रोटेशन में क्या था कि मैं उसको अंडरस्टैंड बहुत करने की कोशिश करता था, बट कुछ टॉपिक्स मतलब नहीं समझ आते थे, तो थोड़ा सा उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है। या रोटेशन के अलावा और बताओ, और कौन से चैप्टर थे फिजिक्स के? वेव्स वेव्स में थोड़ा सा इमेजिनिंग में मुझे दिक्कत होती थी, थोड़ी सी, मतलब उसके जो फेजर्स और पूरे वो सब थे, थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती थी। इवन और सेमीकंडक्टर्स में भी जो थोड़े डिटेल के क्वेश्चंस हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। और केमिस्ट्री में बॉन्डिंग में एक्चुअली में इतनी ज्यादा थ्योरीज है कि वो कोई भी पर्टिकुलर थ्योरी से पूछ देते हैं, तो जरूरी नहीं, जैसे ड्रैगोस रूल हो गया, तो ड्रैगोस रूल बहुत सारे टीचर स्किप कर देते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स होते हैं, जब तक आप एक लाइक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस नहीं करेंगे सारी चीजें कवर नहीं हो पाएगी। आर्यन ने लार्जली ये किया कि 10-12 चैप्टर उठाए जिनमें इनको तकलीफ होती थी, हालांकि बहुत ज्यादा तकलीफ होती नहीं होगी, बट पीपल हु डू वेल, दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर वीकनेसेस, एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, और उन 10 चैप्टर से उठा के इन्होंने 5,000 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। बहुत जबरदस्त। तो आर्यन, आपको टारगेट बैच इतना अच्छा लगा कि आपने अपनी सिस्टर को भी दिला दिया क्लास 11 के अंदर, वो 2 साल पूरे टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगी। यस। दैट इज फिनोमिनली गुड। अब मुझे ये चीज बताइए, अ लॉट ऑफ पीपल वुड वांट टू आस्क यू, सबसे पहले मैं सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरव्यू कर रहा हूँ ये वाला सवाल पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है नीट क्रैक करने के लिए? व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन? एनीवन कम्स टू यू एंड सेज आर्यन भैया बताओ, क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किन चीजों का ध्यान रखना है? इनफैक्ट आप अपनी सिस्टर को क्या कहते हो? यू वुड वांट हर टू गेट अ बेटर रैंक देन यू, राइट? तो उसको क्या रिकमेंडेशन देते हो? व्हाट आर द टॉप 3 रिकमेंडेशन? मतलब फर्स्ट रिकमेंडेशन किसी भी एग्जाम के लिए कंसिस्टेंसी होती है। और नीट का सिलेबस एक्सटेंसिवली ह्यूज है, मतलब 80-90 चैप्टर्स है, बहुत डीप में पढ़ना होता है, बहुत सारे टॉपिक्स है, आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हो, पता नहीं किस टॉपिक से आ जाए। तो आपको सबको डिटेल में पढ़ना है, तो अगर आप 6 आवर्स कोचिंग जा रहे हो उसके बाद भी आपको 6-7 आवर्स मिनिमम सेल्फ स्टडी अलॉट करना पड़ेगा टाइम। या अगर लाइक दिसंबर में जनरली मेजर कोचिंग्स खत्म हो जाती हैं,
तो जो लास्ट के 3 मंथ्स है उसमें 10 to 12 13 14 भी अगर हो सके तो इतना सेल्फ स्टडी आपको बिल्कुल। टाइम देना चाहिए। और सेकंड है कि मुझे ये सिर्फ। बताओ, हाँ। मेरा आपसे यहाँ पे एक स्पेसिफिक सवाल है। आपने कहा एक्सटेंसिव सिलेबस है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी है, एक्सटेंसिव सेल्फ स्टडी करनी है। इंटरव्यू से पहले आपने मुझे बताया कि फिजिक्स के अंदर आपने जेई मेंस के क्वेश्चन भी किए। हाँ। यही वाली चीजें केमिस्ट्री और बायो में और क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें आपने की, या क्या क्या चीजें हैं जो स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं पर आपने ध्यान रखा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी के टेबल्स हैं वो वैल्यूज नहीं याद करनी है, बट वो रीड करने हैं पूरे, और उनके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर्स याद करने हैं। जैसे पी ब्लॉक, अब तो सिलेबस खैर हट गया है थोड़ा, उसके पास बेसिक पॉइंट्स है, लेकिन मैंने पढ़ा था पी ब्लॉक भी। तो पी ब्लॉक डी ब्लॉक में जो टेबल्स है उसके नीचे कई सारे दिए हुए हैं, जैसे कि अल्फा ग्रेज एलोट्रोप ऑफ दिस, या ऐसे ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मेन टेक्स्ट में नहीं है। तो ये सारी चीजें भी मतलब हो सके तो आपको थोड़ा फोकस हाईलाइट करके साइड में लिख देनी, ताकि जब भी आप पढ़े तो थोड़ा इन पे भी अटेंशन जाए। व्हाट और अबाउट? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल स्टेट इंपॉर्टेंट है, सॉलिड लिक्विड गैस, बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन है कि वाटर, क्योंकि अगर बाय प्रोडक्ट गलत कर दिया तो बैलेंसिंग गलत हो जाती है रिएक्शन, क्योंकि आप करेक्ट। सारा बैलेंसिंग नहीं याद कर सकते तो कुछ आपको वहीं पे करना भी पड़ेगा, तो बाय प्रोडक्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही याद होना। और रिएक्शन कंडीशंस हो गए, टेम्परेचर, प्रेशर, डिफ्यूज सनलाइट, यूवी लाइट, ये सारी चीजें। और जब मैंने जेई मेंस भी किया ऑर्गेनिक का, तो उसके लिए आपको थोड़े एक्स्ट्रा रिएक्शंस भी पढ़ने पड़ते हैं, बट वो मतलब लेटर पोर्शंस के लिए रिकमेंडेड है। अगर किसी को ऑलरेडी 670 680 आ रहा है तो मतलब उस पर फोकस करें। आप ये कह रहे हो, सो जस्ट टू बी श्योर आर्यन, स्टूडेंट्स जो ये इंटरव्यू देखेंगे कहेंगे भैया ने जेई मेंस के क्वेश्चन किए, जेई मेंस के क्वेश्चन करके 710 नंबर, ऑल इंडिया रैंक 7 आ जाता है। दैट इज नॉट द रियलिटी, राइट? नहीं, रियलिटी वो ये मतलब है। आपको एक प्रॉपर बेस बनाना पड़ेगा, जेई मेन से आप लाइक डायरेक्ट जंप करके उसको नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्ट। तो हम लोग का फोकस टारगेट बैच में, एंड आई कीप रिपीटिंग इट टू स्टूडेंट्स, एक बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन है जिसको हम्म। सोचो उसका नाम है 0.5 लेवल है ना? उसके बाद नीट लेवल है, और फिर हम कहते हैं इस नीट लेवल में आपको काफी सारे मीडियम और हार्ड भी मिल जाएंगे, यहाँ से हम्म। आपने प्रैक्टिस किया होगा काफी सारा। और इसके बाद जेई मेंस भी है, एग्जाम्पलर भी है, एचसी वर्मा भी है, नीट 2025 लेवल क्वेश्चंस भी है। बट ये आप सीधा यहाँ पे जंप कर गए तो आपको तो डर बैठ आप जाता है, वो यू विल नॉट नेगेटिव बी और एबल टू कर देगा। डेवलप। नेगेटिव करेगा। बायो में किन चीजों के ऊपर आप कहेंगे कि ध्यान रखो? बायो में लाइन बाय लाइन 15 20 टाइम्स पढ़ना पड़ता है सारे चैप्टर्स। समरी पढ़नी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे पॉइंट समरी में है, जैसे आर्चीस्पोरियम है प्लांट रिप्रोडक्शन में, तो मेन टेक्स्ट में वो कहीं भी नहीं है, लेकिन समरी में वो दिया हुआ है। वैसे ही बायोडाइवर्सिटी में है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के कई सारे चैप्टर्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो समरी में दिए, मेन टेक्स्ट में नहीं है। उसके अलावा अब 2025 से तो साइंटिस्ट वगैरह से भी पूछने लगा, तो वो भी थोड़ा मैंने पढ़ के गया था। तो इंट्रोडक्शन हो गया, साइंटिस्ट हो गया, वो सब हो गया, किसके क्या कंट्रीब्यूशंस है, या बेसिक उनके जो मेन मेन अवार्ड्स मिले वो सब मैंने थोड़े याद किए थे। और जो डायग्राम्स, एक्चुअली में डायग्राम्स की लेबलिंग में भी कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा, जैसे मुझे याद है प्लांट किंगडम में बोला था कि फ्रॉन्ट्स आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी, बट जब आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें रेड एल्गी में भी फ्रॉन्ट्स लेबल्ड है। तो ये सब ट्रू फॉल्स असर्शन रीजन के लिए ये सब चीजें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा मतलब। या या अंडरस्टूड। तो पहली चीज ये हो गई, कंसिस्टेंटली पढ़ना है, जैसा आर्यन ने आपको बताया। बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, बहुत सारी चीजों को चुन चुन के छोटी छोटी चीजों के ऊपर हम्म। सवाल पूछते हैं, क्योंकि उसी एनसीईआरटी से 2006 से सवाल बनाए जा रहे हैं। एनसीईआरटी में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा, तो बेचारे कहाँ से बनाएंगे? दे रन आउट ऑफ हाँ मतलब क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली इधर उनको भी तो सेलेक्ट करना है, तो उनको कुछ तो करना पड़ेगा कि मतलब कोई सेलेक्ट हो कोई रिजेक्ट हो तो। या। तो इस चीज में मुझे ऐसा लगता है हमने टारगेट बैच में काफी अच्छा खासा काम किया हमने ना, हाँ। बिल्कुल है ना, लाइन बाय लाइन सब कुछ कवर कर दिया। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग, कंसिस्टेंसी। व्हाट इज द सेकंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू क्रैक नीट? सेकंड है कि सिर्फ थ्योरी अलग अलग जगह से नहीं पढ़नी है, उसको अप्लाई करने पे ज्यादा फोकस करना है। बार बार सेम टॉपिक को यूट्यूब से या अलग अलग टीचर्स से नहीं पढ़ना है बार बार। मेरे एक सवाल का जवाब दो आर्यन। आप कोचिंग गए, हम्म। 4-5 घंटे की कोचिंग है, वापस आए, हम्म। तो पहली चीज तो ये बताओ, सच्ची सच्ची बताना, कोचिंग में नोट्स लेते थे या सर कहते थे ये सब मॉड्यूल्स है तो मॉड्यूल से जाके पढ़ूंगा, या हम लोग कोचिंग तो में कोचिंग में एक्सटेंसिव लिखते नोट्स थे लेते पूरा। थे? एक्सटेंसिव नोट्स लेते थे? हाँ, वो आप थोड़ी स्पीड बन जाती है लिखते लिखते, तो हम लोग सर के साथ ही मतलब जल्दी जल्दी लिख लेते थे। पर सर का चेहरा देखने का कोई मतलब नहीं है ना, मैं तो समझ रहा हूँ बाद में लिख लूंगा, बाद कभी हाँ। आता नहीं है, बाद हमेशा प्रैक्टिस के एक्सपेंस पे आएगा, यू नॉट बी एबल टू हम्म। प्रैक्टिस एनफ। करेक्ट। यस। वापस आए, कितना टाइम लेते थे नोट्स वगैरह रिवाइज करने, जो क्लास में नोट्स लिए उसको रिवाइज वगैरह करने में, बिफोर यू विल गेट इनटू क्वेश्चन प्रैक्टिस? बायो, अगर बायो कर रहा हूँ तो मैं 20 मिनट्स में एक बार नोट्स रिव्यू करूंगा, 30 मिनट्स उसका एनसीईआरटी का वो पोर्शन, और जो पीछे के, जैसे एक दिन में तो 4 5 पेज ही कवर होता है, तो वो 4 5 पेज और पीछे का जो 4 5 पेज है एक बार उसको मतलब देख लिया। फिजिक्स में बस फटाफट डायग्राम्स, फॉर्मूलेस, एक्चुअली फिजिक्स में रिवाइज नहीं करता था मैं, टीच करने का उसको मतलब प्रैक्टिस करता था, कि मैं खुद ही को पढ़ाने का थोड़ा प्रैक्टिस करता था, उससे थोड़ी चीजें ज्यादा समझ आती हैं। सर, केमिस्ट्री में अगर इनऑर्गेनिक पढ़ा हो तो 1 आवर लग जाता है सारी चीजें याद करने में, ऑर्डर्स याद करने में। फिजिकल 5 10 मिनट्स में हो जाता है रिवाइज।
ठीक है, और उसके बाद यू विल जंप इनटू क्वेश्चन प्रैक्टिस, और हाँ जो भी उस दिन पढ़ाया टॉपिक वाइज वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डाले। ऐसा हाँ नहीं है कि आप चैप्टर के एंड होने का वेट करोगे, राइट? हाँ, वो मतलब चैप्टर के एंड में भी करना है, बट साथ साथ भी मतलब सॉल्व करना है। क्योंकि चैप्टर के एंड का वेट करेंगे तो नया चैप्टर चालू हो जाएगा, बेमतलब में हाँ, फिर बैकलॉग होगा, आप ज्यादा प्रैक्टिस कर नहीं तो पाएंगे अगर आप साथ साथ नहीं करेंगे तो। अब यार एक चीज और बताओ, आप है ना बिल्कुल क्लासिकल वे बता रहे हो तैयारी करने का, कि इट रिक्वायर्स डेली एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए, थ्योरी पढ़ी, घर पे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग, जहाँ पे शॉर्टकट के अंदर इंजेक्शन फॉर्मेट में आपको सिलेक्शन कराने का प्रॉमिस किया जाता है, वन शॉट्स, मैराथन? दीज आर नॉट श- यूजफुल, राइट? इस तरह से जब तैयारी नहीं होती, राइट? जब 25 लाख 22 लाख दे रहे, 30,000 सेलेक्ट हो गए, तो शॉर्टकट होता तो सभी सेलेक्ट हो जाते हैं। ऐसे शॉर्टकट मतलब नहीं होता है ऐसे कोई। बिल्कुल भी नहीं है शॉर्टकट। मैं स्टूडेंट्स को बार बार बोलता हूँ कि यदि आपको बहुत अच्छा कोई चैप्टर आता है तो उसका वन शॉट देखने की जगह आप उसके पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर हम्म। लो, और उसके बाद जो गलत हो रहे हैं उनकी स्पेसिफिक थ्योरी कर लो, तो उसमें घंटे बचाएंगे रादर देन वॉचिंग एवरीथिंग, इसकी बजाय हाँ, कि क्योंकि सारी अगर चीज को आपने वन एक शॉट भी में। बार पढ़ा है तो 10 घंटे के वन शॉट में 4-5 घंटे का चीज है, तो आपको ऑलरेडी मतलब पता है, तो आप पूरा टाइम वेस्ट क्यों करोगे देख के। और यदि आपको आता नहीं है तो आपको वन शॉट से आएगा नहीं, क्योंकि आने के लिए वन तो शॉट ज्यादा से करना आप पड़ेगा। समझ नहीं सकते हो एक बार में, थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा समझने, मतलब ऐसे शॉर्टकट नहीं यूज कर सकते, एक हफ्ता पहले नीट के बैठे वन शॉट ऐसे नहीं कर सकते। करेक्ट। अब फाइनल आपने दो रिकमेंडेशन दे दिया, कंसिस्टेंट रहना है, रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, व्हाट इज द थर्ड थिंग? मैक्सिमम टेस्ट देने हैं। दो रीजन है। सबसे इजी जो मेथड ऑफ रिवीजन है वो टेस्ट ही होता है। करेक्ट। और जैसे मैं अगर अपना शेयर करूँ एक चीज, तो 15-20 मिनट्स में ओएमआर भरी थी, और मैं लास्ट में करता हूँ ओएमआर। पूरे वो मुझे सबसे सही वही सूट करता है, तो पूरे 180 में लास्ट में करता हूँ। तो उतनी प्रैक्टिस नहीं रहती, तो मेरे से फीलिंग एरर हो जाता। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप माइंड को शांत रखना नहीं सीखेंगे, आप कभी भी अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे मतलब एग्जाम में। तो फाइनल डे थोड़ा देखा देखा लगे, उसके लिए आपको डेली एटलीस्ट 3 मंथ्स पहले से तो टेस्ट देना मतलब शुरू कर देना चाहिए। और आपने हमारा थ्री राउंड मेथड भी अप्लाई किया पेपर के अंदर? हाँ हाँ। सबसे पहले जो जैसे 15 सेकेंड्स 10 सेकेंड में जो क्लिक कर गया पहले वो, फिर जो थोड़े डायग्राम बनाने वाले या सोचने वाले वो लास्ट में, जो नहीं फिगर आउट हो पा रहे या 2-3 ऑप्शंस पे डाउट है वो वाले। तो आर्यन याद करो जरा, बताओ राउंड वन में कितने क्वेश्चन हो गए थे, राउंड टू में वन कितने वन हुए? सिक्सटी 160 अप्रोक्स वन राउंड वन में हो सिक्सटी गए राउंड थे। वन में हो गए थे, तो इसका मतलब राउंड वन का मतलब ये था, अटकना नहीं है, क्वेश्चन क्लिक कर हाँ, जाएगा आपको। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन 10-15 सेकंड में हो जाएगा, इसका नहीं मतलब मतलब 10-15 सेकेंड आपको में सॉल्व नहीं, समझ आ जाना चाहिए कि करना क्या समझ आ है। जाना चाहिए। बिल्कुल, रूल यही है, 10-15 सेकंड में समझ में नहीं आ रहा तो गो फॉरवर्ड एंड कम बैक टू दैट हम्म क्वेश्चन। सबसे पहले जो तो 10-15 सेकंड में समझ में आ रहे हैं, 180वें क्वेश्चन तक पहुंच के वो सारे इकट्ठे कर लो। गाइज मैं हम्म आपको क्वेश्चन कर देना चाहता हूँ, आपके सामने रैंक 7 बैठा हुआ है, इसके 160 हुए राउंड वन में, है ना? इसका मतलब ये नहीं कि राउंड वन में 160 करने हैं, राउंड वन में आपको वो करने हैं जो 10-15 सेकंड में हो जाता है। इसका मतलब यदि आपसे हो सकता है 120 हो, 130 हो, 130 का मतलब ही राउंड वन का मतलब हो गया 520 नंबर। 520 नंबर है और कट ऑफ 562 है। आप आराम से वहां पे पहुंच जाएंगे। गड़बड़ ये हम्म। होती है स्टूडेंट्स के अंदर कि वो राउंड वन के क्वेश्चन जो है उनमें मुश्किल मुश्किल भी करना चालू करते हैं, एंड के 30 क्वेश्चन छूट जाएंगे और उसमें इजी क्वेश्चन भी थे, तो वो नहीं होना चाहिए। पहले सारे इजी क्वेश्चन बटोरिए, वो 160 थे आपके। राउंड टू में कितने किए? 17। और राउंड थ्री में 3। 3 क्वेश्चन जो डाउट थे उनपे। ठीक है, कौन से जो दो क्वेश्चन गलत हुए वो कौन से राउंड वाले गलत हुए? एक तो राउंड वन में मैंने लाइसोजाइम वाला कर दिया था, वो मेरा गलत हो गया, एक्सप्लेन नॉट एक्सप्लेन में। और राउंड एक्चुअली नेचुरल सिलेक्शन वाला मैंने कर दिया था, राउंड वन में टिक कर दिया था पेपर में। बट उसमें पता नहीं कि मुझे अंदर से लग रहा था कि मैंने गलत किया, तो राउंड थ्री मैंने चेंज कर दिया। तो ये बताओ, आपके दोनों क्वेश्चन बायो में गलत हुए, बायो हाँ, को हायर वेटेज मिलता है। यदि आपके दोनों बायो में गलत नहीं होगी, लेट्स से फिजिक्स में गलत हुए होते, आपकी रैंक 7 की जगह क्या होती? फोर्थ हो जाती। तो फर्क नहीं पड़ता, दोनों पे इंस्टेंटली मिलता है, हाँ राइट? मतलब वो तो एट द एंड तो टॉप 50 सब सेम ही हो, टॉप 100 भी सेम ही हो गए। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ फाइनल, आ रहा है, और उसके बाद बताना आपके आसपास, आई एम अज्यूमिंग बनारस के अंदर आप होंगे और भी काफी अच्छे स्टूडेंट्स होंगे आपके हम्म। आसपास, पर आपकी रैंक 7 आई और उनकी इतनी बड़ी रैंक नहीं आई होगी एक लेवल पे। व्हाट वाज दैट एक्स फैक्टर विच वाज वर्किंग फॉर यू एंड डिड नॉट वर्क और डिड नॉट एग्जिस्ट इन दैट? आई मीन जो एक एक्स फैक्टर जिसको कहते हैं वो वही है कि खुद पे बिलीव रखना, क्योंकि पढ़ लेते सब है, मतलब एट द एंड सभी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। मेन है उसको कौन माइंड को कंपोज रख के काम रख के अप्लाई कर पाता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन देखा नहीं हो पाया तो उससे नर्वस नहीं होना है। या थोड़ा बायो में आप एकदम से बहुत ज्यादा रिकॉल करने जाएंगे, कभी कभी नहीं हो पाती चीजें रिकॉल। तो मतलब ये नहीं होना है कि भूल गया, नर्वस हो गया, कि जो आ रहा है वो भी गलत कर दिया, जो हो सकता था बाद में याद आता वो भी नहीं याद आया। तो माइंड को शांत रखना है और ये बिलीव करना है कि मैंने 2 साल पढ़ा है, तो मैं सॉल्व करूंगा तो मुझसे चीजें होगी। अरे मुझे एक चीज बताओ, आपकी कुछ और हॉबी भी है किसी और चीज में भी आप बहुत अच्छे हो, बस आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ही बहुत अच्छे हो? चेस मैं खेलता था 10th तक, लेकिन थोड़ा 11th 12th थोड़ा छूट गई चीजें। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको
परेशान करने के लिए सवाल नहीं पूछ रहा। आई टेल स्टूडेंट्स, जैसे मेरा रैंक 1934 होता था आईआईटी के अंदर, आई वेंट टू आईआईटी दिल्ली, है ना। मेरा को फाउंडर है, उसका रैंक 44 होता था, ही वेंट टू आईआईटी बॉम्बे। तो आई वॉज नॉट दिस गुड इन एनीथिंग एल्स। इसका मतलब यह है कि मुझसे क्रिकेट खिलवा लो, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं फुटबॉल खेलता था, बट आई वॉज नॉट अमंग्स द टॉप 2000 इन द कंट्री, राइट। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इतना जो एफर्ट है, if you want to play the top game, getting selected in NEET is playing a top game. यदि वो टॉप गेम क्रिकेट है तो उसके अंदर भी यदि आप टॉप 100 टॉप 50 टाइप हो तो यू विल बी फाइन, डोंट स्टडी फॉर नीट। बट यदि आपको नहीं पता कि आप किसमें छक्का मार सकते हो, तो आर्यन उसी चीज में छक्का मार सकता था जिसमें उसने मारा है, मैं भी उसी चीज में छक्का मार सकता था। आपको नहीं पता कि आप किसमें छक्का मार सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इज अ ग्रेट ऑप्शन। आर्यन इज अ सुपरस्टार। मतलब आर्यन सब जगह पे होर्डिंग लगे हुए हैं, आपके बनारस में नहीं लगे हुए? अब तो लग गया, अब तो बहुत जगह लग गए। बहुत सही था। अभी क्या हुआ, उपलक्ष का मैंने इंटरव्यू लिया था एग्जाम होने के बाद। तो उसके बाद मैं गया वहां पे, जयपुर का रहने वाला है, मैं भी और जयपुर का उसका रहने तो पूरे राजस्थान में लगे हुए हैं। वाला। तो बहुत ही फिनोमिनल था। तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ ड्राइव कर रहा था, मैंने कहा देखो उपलक्ष के लगे हुए हैं, ये हमारे यहाँ से इसने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। कहते हैं अच्छी बात है। एक्सेलेंट आर्यन, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। अपने पेरेंट्स को मेरा रिगार्ड दीजिएगा। आई विल ओके सर। इंटरेक्ट विद योर सिस्टर। होपफुली हम लोग का अब सीधा सा टारगेट हो गया, टॉप 6 रैंक चाहिए उसे, है ना। मतलब ये कि घर में किसी की साथ आ गई है तो उससे ज्यादा नहीं आ सकती, ऊपर मेरा जब स्कोप है। से आया है वो थोड़ी ज्यादा नर्वस होगी, तो उसने अपना स्टडी आवर्स बढ़ा दिया है। Thank you so much, Aryan. Give my regards to your parents. And when you come to AIMS Delhi for your counseling, you should definitely come to our office. हमारा ऑफिस श्योर एम्स दिल्ली सर। से 3 किलोमीटर दूर है।